हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो, सेकंड पार्ट फॉर दिस प्रोफेशनल एथिक्स। सो ये एलएलबी के ईयर 2 का सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है, जिसमें प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में हम अभी समझेंगे और डिसिप्लिनरी कमेटी क्या होती है, इसका क्या पर्पस है, इसके बारे में हम समझेंगे इस वीडियो में। बट अगर आपने इससे पहले मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने बीसीआई के बारे में बात की है, मेंबर बीसीआई के एग्जॉस्टिव टॉपिक्स में हमने बात की जो कि बहुत रेलिवेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ हमारी लास्ट वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको आगे समझने में, वीडियो समझने में आसानी हो। तो आइए जी, चलते हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई अनएक्सेप्टेबल या इम्प्रॉपर बिहेवियर जो कि लीगल प्रोफेशनल द्वारा विलफुली किया हो विथ रॉन्ग इंटेंशन। तो ऐसे कंडक्ट को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोला जाता है, ऐसे एक्ट को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोलते हैं। सो जैसे एक एग्जांपल या दो एग्जांपल आपको अगर बोलना हो तो ये बोल सकते हैं कि अगर किसी प्रोफेशनल ने क्लाइंट के कॉन्फिडेंस बिट्रेज द क्लाइंट कॉन्फिडेंस, या उसने प्रैक्टिस किया हो फ्रॉडुलेंटली, या फिर डिसीव किया हो कोर्ट को या एडवर्स पार्टी को, तो ऐसे केस में इसको प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बोल दिया जाता है। और जो डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो क्या करती है कि वो इस प्रोफेशनल को डिसक्वालीफाई कर देती है। डिसक्वालीफाई मतलब वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद केस लॉ, अगर ये लैंडमार्क केस लॉ अगर समझना है तो ये है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राम का, जिसमें राम सिंह का, जिसमें कोर्ट ने कहा इम्प्रॉपर अनलॉफुल बिहेवियर को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहते हैं। और फॉरबिडन एक्ट, अगर कोई एक्ट द्वारा मना हो, वर्जित हो, केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, मॉरल टर्पिट्यूड, विकेड बिहेवियर मतलब मॉरली बैड। सो ऐसे चीज़ों को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में कैटेगराइज किया गया है। सो बाकी भी काफ़ी एग्जांपल्स है, जैसे एक एडवोकेट दोनों साइड से अपीयर हुआ, पक्ष से भी विपक्ष से भी, चेंजिंग द साइड, पहले पक्ष में था फिर विपक्ष में चला गया, ब्राइबिंग द जज, फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, डीरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, सीकिंग रिपीटेड एडजमेंट, अननेसेसरी बार बार एडजमेंट ले रहा है, रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द केस विदाउट जस्टिफिकेशन, मना कर दिया, आप उसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं दे रहा, अटेम्प्टेड कोर्ट प्रोसीडिंग इन ड्रंकन स्टेट, दारू पी के पहुंच गया कोर्ट पे। सो अगर ऐसा करता है तो डिसिप्लिनरी कमेटी एक बनाई गई। डिसिप्लिनरी कमेटी में एक आदमी या एक से ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एम्पावर्ड है टू हेयर द केस एंड प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑफ एन एडवोकेट। तो ये अपॉन ए कंप्लेंट में भी सुन सकते हैं, या फिर रिवीजन के केस में भी सुन सकते हैं, सू मोटो भी सुन सकते हैं। सो डिसिप्लिनरी कमेटी मेनली जो फॉर्म हुई थी ये इंश्योर करने के लिए कि जो मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या बार काउंसिल ऑफ कोई भी स्टेट है, वो मेंटेन करके रख रही है एक प्रोफेशनल एथिक्स को एंड स्टैंडर्ड को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी मतलब डिसिप्लिनरी कमेटी में कौन कौन बंदे होते हैं एज ए मेंबर। सो ए बार काउंसिल shall constitute one or more disciplinary committee, each of which shall constitute 3 person। सो 3 लोगों को कंसिस्ट करके ये ग्रुप बनता है, जिसमें 2 जो लोग होते हैं वो लोग होते हैं काउंसिल से इलेक्टेड मेंबर, और जो एक होता है वो पर्सन को ऑप्टेड होता है काउंसिल द्वारा एडवोकेट में ही, जिसने पोजेस की हो क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, और जो मेंबर नहीं हो काउंसिल का। तो सीनियर मोस्ट एडवोकेट अमंग द जो डिसिप्लिनरी कमेटी का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको चेयरमैन की पोस्ट दे दी जाती है, चेयरमैन देयर ऑफ। टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी, कितने साल के लिए मेंबर्स रह सकते हैं, तो 3 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते। फिर नेक्स्ट आते हैं पॉइंट में, पावर ऑफ डिसिप्लिनरी कमेटी अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 42 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 इसमें लगता है, जिसमें डिसिप्लिनरी कमेटी के पास पावर्स है जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है अंडर CPC एक्ट
1908 CPC 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसे कहते हैं। तो कई मैटर्स है, तो ये मैटर्स का मैंने निमोनिक रखा हुआ है डब्लू पोस्ट। सो डब्लू का मतलब है विटनेस, पी का मतलब है पब्लिक रिकॉर्ड, ओ का मतलब है अदर मैटर, एस का मतलब है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, ई का मतलब है एविडेंस, डी का मतलब है डॉक्यूमेंट्स। सो पहले बढ़ते हैं पॉइंट और बाय पॉइंट में आते हैं। सो सबसे पहला पॉइंट है समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। सेकेंड पॉइंट है रिक्वायरिंग डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। सी पॉइंट है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। फोर्थ पॉइंट है रिक्वेजिशनिंग any public record or copies thereof from any court or office. Fifth point, issuing commissions for the examination of witness or document. और sixth point है any other matter which may be prescribed. So ये powers है disciplinary committee under the Advocate Act 1961 section है 42. नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ग्रेजुएट। तो लॉ ग्रेजुएट किसे बोला जाता है? कोई भी पर्सन जिसने बैचलर डिग्री इन लॉ ली हुई है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, उसको कहा जाएगा लॉ ग्रेजुएट। सेक्शन 2 क्लॉज एच। स्टेट रोल का मतलब क्या है? सेक्शन 2 सब क्लॉज एन, तो इसमें कहता है रोल ऑफ एडवोकेट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट बार काउंसिल अंडर सेक्शन 17, जिसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ एडवोकेट लिखा जाता है। इसको दो पार्ट्स में होते हैं ये, एक तो सीनियर, दूसरा अदर्स। जो इसका सीरियल होता है वो ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी के बेसिस पे होता है, और ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी कैसे पता चलता है? डेट ऑफ एनरोलमेंट या एडमिशन के बेसिस पे। नो पर्सन शैल बी एनरोल्ड एज एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ मोर देन वन स्टेट बार काउंसिल। तो एक से ज़्यादा स्टेट बार काउंसिल के केस में वो मतलब रोल नहीं हो सकता उसको। जैसे एक सिंपल सी बात है, क्लास के रोल बच्चे को एक रोल नंबर दे देते हैं और उस बच्चे का रोल नंबर यूनिक होता है, तो वो दो क्लास का रोल नंबर लेके बैठ नहीं सकता, वो एक क्लास के एक सेक्शन का रोल नंबर ही ले पाएगा। तो सिंपल यही बात है कि सीनियर वहाँ पे अल्फ़ाबेटिक वे में रोल नंबर देते थे, यहाँ पे सीनियरिटी बेसिस पे रोल नंबर देते हैं। अच्छा, कुछ अदर पावर्स भी है डिसिप्लिनरी कमेटी की अंडर एट द एडवोकेट एक्ट 1961। सो जो भी प्रोसीडिंग, ऑल प्रोसीडिंग शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। IPC 1860 में जो कहता है सेक्शन 193 और 228। और एवरी सच डिसिप्लिनरी कमेटी शैल बी डीम टू बी सिविल कोर्ट। बहुत बड़ी पावर है, डिसिप्लिनरी कमेटी को सिविल कोर्ट का दर्जा दे दिया है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। CPC कोड CPC 1898 सेक्शन नंबर 480, 482, 485। सेक्शन 35 सबसेक्शन 3, डिसिप्लिनरी कमेटी ऑफ स्टेट बार काउंसिल आफ्टर गिविंग द एडवोकेट कंसर्न एडवोकेट जनरल एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड में मेक एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। तो क्या क्या ये ऑर्डर्स दे सकते हैं, सुनिएगा। पहला है ये डिसमिस कर सकते हैं, डिसमिस कंप्लेंट को, या वेयर द प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड एट द इंस्टेंस ऑफ स्टेट बार काउंसिल। तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स बी फाइल्ड, कि प्रोसीडिंग्स को फाइल किया जाए स्टेट बार काउंसिल में। ये रिप्रीमांड कर सकते हैं एडवोकेट को, ये सस्पेंड कर सकते हैं एडवोकेट को फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर सच पीरियड एज इट मे डीम फिट। और फोर्थ है रिमूव द नेम ऑफ एडवोकेट फ्रॉम द स्टेट रोल ऑफ एडवोकेट। तो अभी हमने रोल नंबर पढ़ा ना कि एक रजिस्टर मेंटेन होता है, तो ये उस रजिस्टर में से भी रिमूव कर देंगे कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए, ये देखना होगा डिसिप्लिनरी कमेटी को। सो इफ़ ए चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द डिसिप्लिनरी कमेटी इज़ अनअवेलेबल, तो सपोज़ कीजिए वो छुट्टी में गया हुआ है, कोविड ख़त्म हुआ है, अभी छुट्टी में घूमने निकल गया, ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर हेयरिंग द मैटर, देन the disciplinary committee may, if it thinks fit, proceed with the hearing and pass necessary order provided that the order passed shall not be the final order। तो वो ऑर्डर पास कर सकती है, और जो ये ऑर्डर है ये फाइनल ऑर्डर नहीं बोलेंगे। द proceeding and the order passed by such a committee shall not be invalid merely because the chairman or all three members of the disciplinary committee were not present। Where the final order
कैन नॉट बी मेड बिकॉज ऑफ वांट ऑफ मेजॉरिटी among the disciplinary committee or is not in accordance to the opinion of the chairman or the member of disciplinary committee, then such matter or case shall be placed before the chairman of bar council, and if the chairman of bar council is acting as the chairman of the disciplinary committee, then the case shall be placed before the vice chairman of bar council. After hearing the case, the vice chairman shall deliver his opinion and disciplinary committee shall follow such final order. Disciplinary committee also has the power impose costs of proceeding as it may deem fit, and such orders shall be executable as if वर द ऑर्डर्स ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट. तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी पावर्स दी थी कि कॉस्ट उसको बोल दिया कि कॉस्ट रिकवर करने का भी प्रोविजन डाल दिया गया और इस ऑर्डर को ऐसा माना जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने बोला है. तो एक कुछ केस में प्रोवाइडेड दैट नो सच डिसिप्लिनरी कमेटी शैल हैव द राइट टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ. कुछ केस में डिसिप्लिन कमेटी के पास राइट है कि अटेंडेंस require the attendance of एक मिनट. हाँ जी. सो ये देखिए कोई भी प्रोवाइडेड दैट नो सच डिसिप्लिनरी कमेटी शैल हैव द राइट टू रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ. तो कोई भी डिसिप्लिनरी कमेटी के पास पावर नहीं है किसको बुलाने की. एनी प्रेसिडेंट ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट एक्सेप्ट द प्रायर सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट. एनी ऑफिसर ऑफ ए रेवेन्यू कोर्ट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो सीधा सीधी बात है कि अगर आपको प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट को बुलाना है तो आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ हाई कोर्ट चाहिए होगा, सैंक्शन ऑफ हाई कोर्ट चाहिए होगा. अगर आपको रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू कोर्ट को बुलाना है तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का चाहिए होगा, अप्रूवल चाहिए होगा, तभी आप इन लोगों को बुला सकते हैं. रिव्यू ऑफ ऑर्डर. क्या डिसिप्लिनरी कमेटी अपने ऑर्डर को ही रिव्यू कर सकता है? सो यस, सेक्शन 44 बोलता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी में ऑफ इट्स ओन मोशन और अदरवाइज रिव्यू एनी ऑर्डर विद इन 60 days ऑफ द डेट ऑफ ऑर्डर पास. इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो कौन इसको अप्रूव करेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया. चलिए जी, कुछ और पावर्स भी है डिसिप्लिनरी कमेटी की जो कि इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, वो भी हम आज समझ लेते हैं कि अदर पावर्स और पावर्स है क्या डिसिप्लिनरी कमेटी की. तो जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है, फिर भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि जितने भी प्रोसीडिंग्स होते हैं वो डीम किए जाते हैं कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है. जितने भी डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको डीम कर ली जाती है सिविल कोर्ट है. सेक्शन 35(3) अच्छा ये हमने पढ़ लिया, सॉरी ये हमने पढ़ लिया है. रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स भी पढ़ लिए हैं. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. तो ये एक नया टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो लेट्स प्लीज़ गाइस स्टे ट्यून विद दिस वीडियो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.